नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे भारतीय मानसून या भारतीय जलवायु के बारे में। अभी तक हमने इसके 3 पार्ट्स बना लिए हैं और अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। उसके कारण बताए थे, मानसून की खोज किसने की, भारतीय हवाओं को मानसून नाम अल-मसूदी ने दिया, मानसून अरबी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या है। इसके बाद हमने सिद्धांतों पर चर्चा की थी कि भारतीय मानसून को लेकर के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। इसके बाद हमने भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की थी आपसे। इसके बाद दोस्तों हमने भारत में 2 तरह की मानसूनी हवाएं पाई जाती हैं। इसमें एक आपकी उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं और दूसरी थी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। इन पर भी चर्चा की थी। इसके बाद बताया था कि भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। इसके बाद हमने देखा था शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या है और इस पर हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी, जिसमें हमने पछुआ जेठ धाराओं की उत्तरी शाखा और पछुआ जेठ धाराओं की दक्षिणी शाखा पर बात की थी। पश्चिमी विक्षोभ पर भी हमने चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि उत्तर पूर्वी मानसून पर भी चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमने ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि यानी मार्च और अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि क्या होती है उस पर चर्चा की थी। मई के मौसम में कैसा मानसून रहता है, जून का महीने के समय किस प्रकार का मानसून होता है, इस पर चर्चा की थी। इसके साथ साथ हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा पर भी चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, और हम दोस्तों यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपसे बात करते हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी जो 2 शाखाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे हम, जिसमें एक है आपकी अरब सागर शाखा, दूसरी है आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अगर दोस्तों आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको कम समझ में आएगा, तो इसलिए आप पिछले वाले वीडियो 3 पार्ट जो हैं उन्हें देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में या अभी तक बताया है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हवाएं होती हैं इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो जो हवाएं दोस्तों अरब सागर से प्रवेश करती हैं भारत में उसे अरब सागर शाखा, और कुछ हवाएं आपकी बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश करती हैं, इन्हें बंगाल की खाड़ी की शाखा कहा जाता है। और ये दोनों मिलाकर के आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून का ही हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा केरल में पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर 1 जून को सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। यानी जून के प्रथम सप्ताह में जो अरब सागर शाखा है वो केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। इसके बाद अरब सागर शाखा पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अरब सागर शाखा द्वारा गुजरात से कन्याकुमारी तक पूरे पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। जब 1 जून को अरब सागर शाखा मालाबार तट पर वर्षा करती है तो इस घटना को मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका कहा जाता है, क्योंकि अब वर्षा मतलब मानसून आ चुका है भारत में और वर्षा अब 2-3 महीने होती रहती है, इसलिए मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा मुख्य रूप से स्थलाकृतियों जैसे पर्वत और पहाड़ियों आदि द्वारा निश्चित होती है।
क्योंकि जब हवाएं पहाड़ियों से टकराकर ऊपर उठती हैं तो हवाओं के तापमान में कमी आती है, और जैसे जैसे हवाओं के तापमान में कमी आती जाती है, हवाएं अपनी नमी को पहाड़ों की ढालों पर छोड़ देती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका पर्वत है, आपकी ये हवाएं आ रही हैं और ये नमी से लदी हुई हैं। तो जब ये हवाएं ऊपर उठेंगी पर्वत से टकराकर तो तापमान में क्या होगा, कमी आएगी। तो जो नमी ये लेकर के ऊपर जा रही हैं, इस नमी को वर्षा की बूंदों के रूप में पर्वतों की ढालों पर छोड़ देंगी। ठीक है, और वर्षा होगी। दक्षिण पश्चिमी मानसून जब पहाड़ियों से टकराता है तो हवाएं पहाड़ों के ढाल के सहारे ऊपर उठती चली जाती हैं, और ऊपर उठने के क्रम में हवाओं के तापमान में कमी आ जाती है। इसे एडियाबेटिक ताप ह्रास दर कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे ये पर्वत है आपका, हवाएं टकराएंगी तो इसी ढाल के सहारे सहारे वो ऊपर उठती हैं। ठीक है, और तापमान में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, एडियाबेटिक का मतलब है कि हवाओं के आयतन में परिवर्तन होने से जो तापमान में परिवर्तन आता है। ठीक है, यानी हवाओं के आयतन में जब परिवर्तन होता है तो तापमान में भी परिवर्तन होता है, उसे ही हम एडियाबेटिक कहते हैं। एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण हवाओं के तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि हवाएं अपनी सारी नमी पहाड़ी के ढाल में ही छोड़ देती हैं। इसे पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए, जब दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है तो पश्चिमी घाट पर्वत से टकराने के पश्चात ऊपर उठती है और एडियाबेटिक ताप ह्रास के चलते अपनी सारी नमी पश्चिमी तटीय मैदान पर ही छोड़ देती है। दोस्तों, आपको पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट ये सब पढ़ाया है हमने। ठीक है, ये मान लीजिए आपका दक्षिण भारत है और ये मान लीजिए आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, और ये बीच में आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। तो हवाएं पहले जा कर के पश्चिमी घाट से टकराएंगी। ठीक है, इस चित्र में आप मान लीजिए कि ये पश्चिमी घाट है, हवाएं इससे टकराएंगी और ऊपर उठेंगी और इसके बाद ये यहाँ पर वर्षा करेंगी, यानी पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती हैं। यही कारण है कि गुजरात तट से लेकर कन्याकुमारी तट तक अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे ज़्यादा वर्षा मालाबार तट में होती है, और ये कहाँ पर है तो केरल में है। क्योंकि अरब सागर शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से केरल में टकराती है और 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक मालाबार तट पर वर्षा होती रहती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो मानसून से वर्षा होती है वो मालाबार तट पर ही होती है। ठीक है, पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है, अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है और महाराष्ट्र में कम वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट के दक्षिणी पहाड़ी अपेक्षाकृत अधिक ऊंची है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका दक्षिण भारत है पूरा का पूरा, ये आपका पश्चिमी घाट है, तो सबसे पहले मानसून आपका केरल तट पर टकराता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है। यानी जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत है या दक्षिण पश्चिमी घाट है, यहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वतीय चोटियाँ हैं। ठीक है, और जबकि यहाँ पर इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करने के पश्चात नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों में प्रवेश करती है और आगे पूरब की ओर बढ़ते हुए ये हवाएं अमरकंटक पठार तक वर्षा
करने में सक्षम हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था जब नदी प्रणालियाँ भारत की पढ़ाई आपको, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके बाद ये नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, इसके बाद ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके बाद ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, और यहाँ पर है आपकी अमरकंटक चोटी। तो दोस्तों जो अरब सागर शाखा है वो ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी और ब्रह्मपुत्र नदी की भ्रंश घाटियों में प्रवेश करती है और पूर्व की ओर बढ़ते हुए अमरकंटक पठार तक वर्षा करने में भी सक्षम है, यानी यहाँ तक भी वर्षा करती हैं। अरब सागर शाखा उत्तर में प्रवाहित होते हुए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर और मांडव की पहाड़ियों से टकराकर, दोस्तों गिर और मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो गुजरात में। गिर और मांडव की पहाड़ियों से टकराकर सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा करती है। यही कारण है कि गुजरात का अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त होने के बावजूद भी सौराष्ट्र क्षेत्र की पहाड़ियाँ हरे भरे जंगलों से ढकी हुई हैं। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों है कि ये आपका गुजरात है, तो जो ये सौराष्ट्र क्षेत्र है आपका, यहाँ पर तो वर्षा बहुत होती है, लेकिन बाकी जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र है वो। ठीक है, गिर और मांडव की पहाड़ियों से टकराने के पश्चात अरब सागर शाखा गुजरात के उत्तर में प्रवाहित होती है और अरावली पर्वत श्रेणी के गुरु शिखर चोटी से टकरा जाती है। यही कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान के माउंट आबू में वर्षा करती है। ठीक है, क्यों करती है कि गुरु शिखर पर ही आपका माउंट आबू है, तो गुरु शिखर पर टकराती है और माउंट आबू पर वर्षा करती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पूरे अरावली पर्वत श्रेणी में वर्षा नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार अरब सागर शाखा के हवाओं के समानांतर है, अर्थात हवाएं अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर निकल जाती हैं। यही कारण है कि अरब सागर शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका भारत है, यहाँ पर आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान में, तो अरब सागर की जो शाखा है वो इसके समानांतर ऐसे निकल जाती है, अरावली से टकराती नहीं है, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाती। लेकिन गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर से टकराती हैं ये हवाएं और माउंट आबू पर वर्षा करती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर नमी वाली हवाएं चल रही हैं तो इनके अवरोध के रूप में जब पर्वत खड़ा होगा तभी वर्षा होगी। और मान लीजिए ये हवाएं आपकी इस तरीके से चल रही हैं और एक समानांतर पर्वत श्रेणी ऐसे खड़ी है, तो ये हवाएं इसे समानांतर रूप से निकल जाएंगी, इससे टकराएंगी नहीं, और टकराएंगी नहीं तो हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी, और ऊपर नहीं उठेंगी तापमान इनका कम नहीं होगा और वर्षा नहीं होगी। ठीक है, ये तो थी अरब सागर शाखा। अब हम बात करते हैं आपसे दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमने चर्चा की वो इसकी बात चर्चा की है, यानी अरब सागर शाखा, अरेबियन ब्रांच। अब हम बात करेंगे आपसे बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में। तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इसी कारण स्वाभाविक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकरा जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि दक्षिण भारत आपका ऐसे है, तो अगर बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दिशा है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो जो हवाएं इस भाग से टकराएंगी वो हवाएं इधर मुड़ जाएंगी और कुछ हवाएं आपकी निकल जाएंगी बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है,
लेकिन उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण ही बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकरा पाती। ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसके चलते ना तो पूर्वी घाट से टकरा पाती है और ना ही बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा कर पाती है। अब कहने का मतलब है कि इस चित्र में आप देख सकते हैं अरब सागर जो शाखा है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर जो स्थित पश्चिमी घाट है उससे टकरा रही है, जिससे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा हो रही है। लेकिन जो पूर्वी यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो आपका यहाँ पर जो पूर्वी घाट है उससे नहीं टकरा रही है, समानांतर निकलती जा रही है। तो जब पूर्वी घाट से टकराएंगी नहीं तो पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा होगी नहीं। यही बात यहाँ पर बताई गई है आपकी। ठीक है, जहाँ अरब सागर शाखा द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के मालाबार तट पर जून से लेकर सितंबर तक मूसलाधार वर्षा होती है, वहीं इसकी पूर्व में कुछ ही किलोमीटर दूरी स्थित तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर इन्हीं महीनों में बिल्कुल सूखा और शांत क्षेत्र रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये दक्षिण भारत है आपका, यहाँ पर आपका मालाबार तट है और यहाँ पर आपका कोरोमंडल तट है। तो मालाबार तट पर तो खूब वर्षा हो रही है, लेकिन कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं हो रही। और ना होने का कारण है चूँकि हवाएं समानांतर निकल जा रही हैं, टकरा नहीं पाती हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सबसे पहले मेघालय के शिलांग पठार से टकराती है। इससे शिलांग पठार पर 3 पहाड़ियों गारो, खासी और जयंतिया पर वर्षा प्राप्त होती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे पहले वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों पर या शिलांग पठार पर। इनमें से खासी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी इन तीनों पहाड़ियों की बात करें तो भी सबसे ज़्यादा वर्षा खासी पहाड़ी पर होती है। खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी और मोहसिन राम में लगभग 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि मालाबार तट पर अरब सागर शाखा द्वारा लगभग 250 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, जो मोहसिन राम है वो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में भी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मोहसिन राम में, और विश्व में भी यहीं पर होती है सबसे ज़्यादा। बंगाल की खाड़ी शाखा मेघालय के शिलांग पठार से टकराने के पश्चात असम की सूरमा घाटी के रास्ते से असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र की घाटी में पहुंचती है। तो सूरमा घाटी कहाँ पर है दोस्तों? असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी होने के कारण बंगाल की खाड़ी शाखा की आर्द्र हवाओं को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता, जिसके चलते ये हवाएं तेज़ी से ऊपर की ओर उठती हैं और एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण तापमान में कमी होती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों है कि मान लीजिए ये पर्वत आपका इस तरीके से, तो हवाएं जब इधर जाएंगी तो ये क्या होंगी? ये तीनों तरफ से फंस जाएंगी, और जब तीनों तरफ से फंस जाएंगी तो ये ऊपर उठेंगी और ऊपर उठने के बाद इस क्षेत्र में भयंकर वर्षा करेंगी। जब हवाएं दोस्तों ऊपर उठती हैं तो उनके तापमान में गिरावट आती है, और जब हवाएं तापमान में गिरावट आती है तो हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ जाती है। यहाँ पे दोस्तों हम बता दें कि वर्षा होने के लिए जो सापेक्षिक आर्द्रता है यानी रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी है, उसका 100% होना ज़रूरी है, तभी वर्षा आपकी होगी। शिलांग पठार से टकराने के पश्चात बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा हुगली नदी के मुहाने के पास से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है और कोलकाता, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद,
कानपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। कहने का मतलब दोस्तों है कि अगर भारत के मैप को आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा हैं, आपने हुगली गंगा नदी के बारे में पढ़ा है। गंगा नदी की एक शाखा हुगली नदी है और दूसरी आपकी भगीरथी होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर बांग्लादेश से होते हुए गिरती है। यहीं पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसमें एक शाखा हुगली नदी से होते हुए गंगा नदी घाटी तक पहुंच जाती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। एक शाखा आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी से होते हुए असम तक पहुंचती है, तो वहाँ वर्षा करती है। यही बात वो बता रहा है। उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा उत्तर भारत मैदान में प्राप्त होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की तरफ अर्थात कोलकाता से दिल्ली की तरफ घटती चली जाती है। कहने का मतलब है कोलकाता में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो दिल्ली में सबसे कम होती है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक जाने वाली हवाओं में नमी भी धीरे धीरे घटती चली जाती है और वर्षा भी घटती चली जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कोलकाता में 150 सेंटीमीटर वर्षा, पटना में 100 सेंटीमीटर वर्षा, प्रयागराज में 70 सेंटीमीटर वर्षा और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में घटती चली जाती है। दिल्ली अंतिम स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। दिल्ली से आगे बढ़ने पर इन हवाओं में आर्द्रता में कमी के कारण इन हवाओं से वर्षा नहीं होती। राजस्थान में अरावली पर्वत बंगाल की खाड़ी के शाखा के मार्ग में तो पड़ता है, यानी हवाएं अगर ऐसे जा रही हैं तो मार्ग में पर्वत तो पड़ता है, लेकिन उनमें नमी ही नहीं। परिणाम स्वरूप अरावली पर्वत से टकराकर इन हवाओं द्वारा वर्षा नहीं होती क्योंकि उनमें नमी नहीं थी। किंतु वर्षा नहीं होती, इसके दो कारण हैं। वर्षा टकराने के बाद ही क्यों नहीं हो रही, इसके दो कारण हैं। दिल्ली से आगे बढ़ने पर इनमें नमी की मात्रा बहुत घट जाती है, पहला कारण। दूसरा है कि राजस्थान क्षेत्र अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ होने के कारण बहुत गर्म होता है। इस गर्म भूमि पर जब बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंचती है तो हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिससे हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और ये हवाएं राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। और हमने क्या बताया था कि सापेक्षिक आर्द्रता का 100% होना ज़रूरी है तभी वर्षा होगी, लेकिन यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो गई आपकी, घट जाती है। यानी कहने का मतलब है तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाता है रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में भी आपको अरेबियन ब्रांच और बंगाल की खाड़ी की शाखा को दिखाया गया है। आप बंगाल की खाड़ी की शाखा को देख सकते हैं। एक हुगली नदी से होते हुए गंगा नदी घाटी में प्रवेश करते हुए और वो दिल्ली तक पहुंचती है। ठीक है, एक शाखा ब्रह्मपुत्र घाटी से होते हुए अरुणाचल प्रदेश पर पहुंच जाती है। ये पूर्वी यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। इसके अलावा ये आपके पश्चिमी जो अरब सागर शाखा है उसको दिखाया गया है। एक शाखा आपकी ताप्ती नदी से होते हुए अमरकंटक पठार तक, एक आपकी नर्मदा से होते हुए अमरकंटक पठार तक पहुंचती है और जो ये शाखाएं हैं ये अरावली के समानांतर निकल जाती हैं, जिससे अरावली भाग में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है दोस्तों कि राजस्थान में ना तो अरब सागर शाखा वर्षा कर पाती है और ना ही बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा कर पाती है। अरब सागर की शाखा वर्षा क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि कोई रोकने वाला अवरोध नहीं उन्हें। और बंगाल की खाड़ी की शाखा क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि नमी की मात्रा ही नहीं बचती। ठीक है, अरब सागर शाखा राजस्थान में इसलिए वर्षा नहीं कर पाती क्योंकि हवाएं अरावली पर्वत से टकराने की अपेक्षा अरावली पर्वत के समानांतर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली पर्वत श्रेणी से टकराती तो है, लेकिन नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए वर्षा
नहीं होती, जिसके कारण राजस्थान एक सूखाग्रस्त क्षेत्र आपका है। ठीक है। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। इस नियम के अनुसार जब बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है तो शिवालिक श्रेणी की तरफ बढ़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि इन हवाओं द्वारा शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर वर्षा अच्छी खासी मात्रा में होती है। वहीं दूसरी तरफ हवाओं के दाहिनी ओर मुड़ने के प्रवृत्ति के चलते ही प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी ढाल पर वर्षा बहुत कम होती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड प्रदेश है आपका एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ सिंचाई संभव ही नहीं, क्योंकि वहाँ वर्षा प्राप्त ही नहीं होती है। नोट करके दिया गया है दोस्तों कि पूर्वी तटीय मैदान में प्राप्त होने वाली वर्षा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्ण चक्रवातों से होती है। तो आपको याद रखना है कि ये आपका दक्षिण भारत है, ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। तो पूर्वी तटीय मैदानों में वर्षा किसके कारण होती है? तो उष्ण चक्रवातों के कारण होती है। ये आपको याद रखना है। और जो दोस्तों बुंदेलखंड की स्थिति बताई गई है उसे आप इस चित्र से समझ सकते हो। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है, और ये अब प्रवेश कर गई और ये दिल्ली तक जा रही है। तो दोस्तों अभी क्या बताया, फेरल महोदय के नियम अनुसार ये अपने दाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं, यानी जैसे ऐसे जा रही हैं तो ऐसे मुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको ये भी याद रखना है कि ये आपका हिमालय है और हिमालय की ये आपकी शिवालिक श्रेणी है। तो जब ये दाएं मुड़ेंगी तो ये इस शिवालिक श्रेणी से टकराएंगी और टकराएंगी तो ऊपर उठेंगी तो तापमान कम होगा और दक्षिणी ढालों पर ढेर सारी वर्षा होगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर पता है आपको ये प्रायद्वीपीय का पठार है, तो जब ये हवाएं दाएं मुड़ रही हैं तो वर्षा ये इसी भाग में करेंगी, तो ये वाला क्षेत्र आपका कैसा रह जाएगा? सूखाग्रस्त रह जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर आपका बुंदेलखंड का जो पठार है वो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक बात करते हैं। ये भारतीय मानसून का आपका पार्ट 4 है और आज हमने आपसे बात की दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में विस्तृत रूप से आपसे चर्चा की है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ, और उसमें हम बात करेंगे आपसे मानसून का निवर्तन और लौटता हुआ मानसून। क्योंकि अगर मानसून भारत में 1 जून से प्रवेश करके और सितंबर तक चला है तो अब वो लौटेगा भी। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मानसून के निवर्तन या लौटते हुए मानसून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।